गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 समरूप त्रिभुज का। लास्ट लेक्चर में हम लोग किए थे थेल्स प्रमेय। आज हम लोग करेंगे थेल्स प्रमेय का विलोम। जैसे कि हम लोग पढ़े थे थेल्स प्रमेय क्या होता है, तो हम लोग उसमें देखेंगे थेल्स प्रमेय किसी भी त्रिभुज को अगर एक रेखा किसी भी त्रिभुज में एक रेखा किसी भी भुजा के समानांतर खींची जा रही है तो अन्य दो रेखाओं को जो शेष बच रहे हैं उनको बराबर अनुपात में बांट रही है। आज हम उसी का कन्वर्स पढ़ेंगे कि किसी भी त्रिभुज में अगर दो भुजाओं को समान अनुपात में बांट रही है तो वो तीसरी भुजा पैरेलल होगी, यानी कि समांतर होगी। तो यही है हमारा कन्वर्स। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि थेल्स प्रमेय में हम लोग क्या सीखे थे कि थेल्स प्रमेय क्या होता है। जैसे कि कोई भी एक भुजा किसी भी भुजा के त्रिभुज में कोई भी एक भुजा किसी भी एक भुजा के समानांतर खींची जाती है तो तीन कंडीशन हमारे पास मिलता था कि दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है, यानी कि AD by DB और AE by EC। और हमारे पास क्या मिल रहा था, DB by AD, EC by AE और AB by AD इज इक्वल टू AC by AE। यहाँ पे हमारे पास ये तीन कंडीशन मिल रहा था। अगर इनका हम लोग कन्वर्स देखें तो इनको उल्टा कर देंगे तो ये हमारा कन्वर्स मिल जाएगा। अब हम देखेंगे कि जो हमारा कन्वर्स है, यानी कि जो हमारा विलोम है आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का, वो क्या कहता है। तो यहाँ पे कहता है यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटती है तो वो तीसरी भुजा वह रेखा तीसरी भुजा के समांतर होगी। कहने का मतलब है कि ये हमारे पास प्रूफ कैसे हुआ था, AD by DB इज इक्वल टू AE by EC। थेल्स प्रमेय हमारे पास कैसे आया था, तो हम लोग जानते हैं कि ये तभी आ सकता है जब कोई एक भुजा किसी भुजा के समानांतर खींची जाए, तभी ये कंडीशन आ सकता है हमारे पास। यानी कि किसी भी त्रिभुज में कोई भी एक रेखा किसी भी एक रेखा के समानांतर खींची जाती है तभी ये हमारे पास आता है। अब हम लोग जानेंगे ना कि ये जो हमारे पास बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी का जो थ्योरम्स है विलोम, वो क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक त्रिभुज है जिसमें बोला जा रहा है ना कि इसको इस थर्ड लाइन को, जैसे इसका हम नाम दे देते हैं DE, इसको हमको क्या करना है, इसको DE को प्रूफ करना है BC के। और इसके थेल्स थ्योरम, यानी कि थेल्स थ्योरम में हम लोग क्या प्रूफ किए थे, ये प्रूफ किए थे कि कोई भी एक रेखा किसी भी भुजा के समानांतर खींची जाती है तो अन्य दो भुजाएं क्या करती है, इनको बराबर अनुपात में बांटती है। बस यही हम लोग किए थे। तो उसका उल्टा करेंगे, यानी कि इनको बांटती थी, अब इनको प्रूफ करना है। देखिए, तो प्रूफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, जैसे कि उसमें तो हम बहुत सारी चीजें सोचे थे कि जानकारी के नाम पे क्या दिया गया है। तो देखिए, यहाँ पे हम लोग इसको प्रूफ करने के लिए सबसे पहले हम लोग इसको मिटाते हैं। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो AD by DB इज इक्वल टू AE by EC कब आएगा, जब हम किसी भी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई भी एक भुजा खींचते हैं तभी ये तीनों कंडीशन बनते हैं। ठीक है, तभी तो आया था। तो इसको हम लोग प्रूफ कर लिए थे। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे पास। अब हम लोग देखेंगे ना कि इसका कन्वर्स। तो देखिए, कन्वर्स में हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे पास जानकारी, सबसे पहले इसको प्रूफ करना है। आपको दिख रहा है थ्योरम क्या कह रहा है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज को दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटता है, त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करता है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होगी। ठीक है, तो इसको हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले प्रूफ करने के लिए हम लोग जानकारी ढूंढते हैं कि जानकारी क्या दिया गया, इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है प्रूफ करने के लिए। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन, किसी भी चीज को अगर प्रूफ करना हो तो इन्फॉर्मेशन आपके पास होना चाहिए, बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो हम किसी चीज को प्रूफ नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ढूंढेंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या दिया गया है। तो इन्फॉर्मेशन देखिए, हमारे पास एक त्रिभुज दिया गया है जिसमें सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास क्या दिया गया है। चूंकि दिया है यहाँ पे कि किसी त्रिभुज ABC, कोई रेखा, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कोई L रेखा त्रिभुज ABC की भुजाओं को, त्रिभुज ABC की भुजाओं को, त्रिभुज ABC की भुजाओं AB तथा AC को इस प्रकार, AC को इस प्रकार विभाजित करती है, इस
प्रकार विभाजित करती है, इस प्रकार विभाजित करती है, यानी कि ए बी और ए सी को, यहाँ पे ए बी और ए सी को इस प्रकार विभाजित करती है कि यहाँ पे पहले हम लोग लिखेंगे, इस प्रकार बाद में लिखेंगे, ए बी और ए सी को डी तथा ई पॉइंट पर, डी तथा ई बिंदु पर काटती है, ठीक है। डी और ई बिंदु पर क्या कर रही है, काटती है, ठीक है, काटती है, डी और ई पर काटती है, ठीक है। तो अब हमको क्या देखना है, यहाँ पे हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिभुज एबीसी की भुजाओं को ए बी तथा ए सी को डी तथा ई पर डी तथा ई बिंदु पर काटती है और इस प्रकार विभाजित करती है, और इस प्रकार विभाजित करती है, इस प्रकार विभाजित करती है कि ए बी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी, ठीक है। मतलब कि कोई रेखा एल है, इसको हम लोग कोई रेखा एल मान लेते हैं, ठीक है। और ये रेखा क्या कर रही है, हमारे पास जानकारी क्या दिया गया है कि कोई एल रेखा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं ए बी और ए सी को डी तथा ई बिंदु पर काटती है और इस प्रकार विभाजित करती है कि ए डी बाई डी बी और ए बाई ए सी। क्वेश्चन कह रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, तो हम लोग क्या देखेंगे कि ए डी बाई डी बी, यानी कि ए डी बाई क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए डी होगा ना, ठीक है। ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ए सी, ठीक है। तो इसको हमको क्या करना है, ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए बाई ई सी को क्या कर रही है, ए डी बाई डी बी हो जाता है और ए बाई ई सी हो जाता है। तो हमें प्रूफ करना है कि जो ये रेखा है डी एल जो रेखा है वो समांतर होगा बीसी के। मतलब क्या, हमें प्रूफ करना है कि डी पैरेलल बीसी, डी समानांतर होगा बीसी के। तो देखिए अभी हमको प्रूफ करना है कि जो ये रेखा इन दोनों को बराबर अनुपात में बांट रही है, तो सिद्ध करें कि जो रेखा है ना डी वो पैरेलल होंगी बीसी के, ठीक है। हम लोग उसमें प्रूफ किए थे कि ये जो डी पैरेलल है बीसी के थेल्स प्रमेय में, वो इन दोनों भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है। लेकिन अब इसका उल्टा है कि इनको दो मान लेते हैं कि इन दो भुजाओं को बराबर अनुपात में बांटती है, ठीक है। लेकिन बराबर अनुपात में बांटती है तो ये रेखा इस भुजा के समानांतर होगी, प्रूफ करना है, ठीक है। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो देखिए प्रूफ हम लोग कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इससे जानकारी सोचते हैं। तो देखिए हम जानते हैं 9th क्लास के थ्योरम से कि क्या होता है 9th क्लास का थ्योरम, कि जैसे हम लोग पढ़े थे कि किसी भी लाइन को अगर पैरेलल सिद्ध करना है, पैरेलल प्रूफ करना है, यानी कि समांतर प्रूफ करना है, तो हमें वहाँ पे एंगल्स के बारे में कुछ थ्योरम्स दिया रहता था, है ना। एंगल पे सोचना होता था। जैसे कि मान लीजिए कि किसी भी दो लाइन को हमें क्या करना है, पैरेलल सिद्ध करना है, समांतर सिद्ध करना है, तो यहाँ पे कुछ हमारे पास इन संगत कोण दिया होता था, नहीं तो इंटीरियर एंगल दिया होता, आंतरिक कोण दिया होता था। और उस पर हम लोग क्या करते थे कि अगर आंतरिक कोण बराबर है, तो जैसे कि यहाँ पे हम लोग ये वाला पढ़े हैं 9th क्लास में, यहाँ पे ये वाला संगत कोण हमारे पास ये दिया है, संगत कोण दिया है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये दोनों संगत कोण है, तो इधर भी क्या होगा, दोनों संगत कोण, या नहीं तो इंटीरियर एंगल दिया रहता था, इंटीरियर एंगल ये वाला। तो इससे हम लोग क्या करेंगे कि इससे प्रूफ कर देते थे कि पैरेलल है। लेकिन यहाँ पे एंगल्स का कोई भी कनेक्शन नहीं है, ठीक है, एंगल्स दिया ही नहीं है। सिर्फ हमारे पास क्या दिया है कि त्रिभुज एबीसी है, जिसको कोई रेखा है एल कोई रेखा है जो त्रिभुज एबीसी की भुजाओं को क्या करती है, इस प्रकार विभाजित करती है कि डी बाई डी बी और ए बाई सी। तो प्रूफ करें कि डी पैरेलल बीसी, तो इससे तो काम नहीं चलेगा। अब हमको क्या सोचना होगा, दूसरा कुछ लेना होगा। तो देखिए कम से कम हम लोग यहाँ तक तो पढ़े कि जो रियल नंबर हमारा फर्स्ट चैप्टर था, जब भी हमको कुछ प्रूफ करना होता है, जैसे कि कन्वर्स विलोम प्रूफ करना होता है, तो हम कॉन्ट्राडिक्शन लेते हैं। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है ना कि चलो हम लोग मान लेते हैं,
ठीक है। कंट्राडिक्शन मेथड क्या कहता है कि कोई भी अगर हमारे पास सवाल जो दिया गया है उस सवाल को हम लोग गलत लेते हैं, गलत लेके आगे बढ़ जाते हैं और आगे बढ़ते हैं तो एक ऐसे सिचुएशन पर पहुंचते हैं ना कि वो जो हम सही माने थे उस जो सवाल को गलत माने थे वहां पे हम ही गलत हो जाते हैं। एक ऐसा सिचुएशन आता है वहां पे हम ही गलत हो जाते हैं और ये जो सवाल दिया होता है वो गलत हो जाता है। तो वहीं पे अब हम लोग कंट्राडिक्शन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, तो कंट्राडिक्शन मेथड यही कहता है कि जो चीजें दी गई है उसको गलत ले लो और आगे बढ़ जाओ और अपने अनुसार इसको प्रूफ करते चलो। प्रूफ करते चलोगे तो एक ऐसा सिचुएशन आएगा ना जहाँ पे तुम ही गलत हो जाओगे और सवाल सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट किया गया है, यहाँ पे देखा गया है, इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखा गया ना कि डी पैरेलल बीसी होता है, लेकिन हमें प्रूफ करना है। तो कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए अब हम लोग यहाँ पे प्रूफ करेंगे ना कि यहाँ पे अगर आपको कंस्ट्रक्शन करना है, जैसे कि देखिए ये डी से यहाँ पे ये पॉइंट देखिएगा, ये डी और ई है। ठीक है, तो चलो हम लोग क्या मानेंगे कि हमको तो दिख रहा है कि डी पैरेलल बीसी है, लेकिन बोल रहा है कि प्रूफ कीजिए। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं कि डी पैरेलल बीसी नहीं है। ठीक है, प्रूफ करना है तो चलिए मान लेते हैं हम, हमारे पास दिया गया है कि डी पैरेलल बीसी है, लेकिन हम इसको क्या मानेंगे कि डी पैरेलल बीसी नहीं है। ठीक है, डी पैरेलल बीसी नहीं है, तो जैसे ये बीसी है, ठीक है, ये बीसी है और ये क्या है, डी पॉइंट है। ठीक है, तो इस डी पॉइंट से बहुत सारे जा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, कुछ इस तरीके से जा रहा होगा, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो हमको क्या दिख रहा है यहाँ पे, हमको कुछ ये दिख रहा है कि ये लाइन जो जा रही है ना, ये जो लाइन है यहाँ से देखिए, फिर से हम बनाते हैं इसको, यहाँ पे एक बिंदु है जो डी है। ठीक है, और इस डी पॉइंट से बहुत सारे लाइंस जा रहे हैं, एक तो इधर जा रहा है, एक 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 इधर जा रहा है। ठीक है, तो हम मानेंगे ना कि जो पॉइंट डी है, डी से ई तक जा रही है, डी से ई तक जा रही है, ये पैरेलल नहीं है। ठीक है, तो कोई तो भी पैरेलल होगा ना, बहुत सारे नंबर जा रहे हैं तो कोई भी तो पैरेलल होगा। तो ये जब डी पैरेलल नहीं है तो चलो इसको मान लेते हैं कि डी पैरेलल है, इसके कंस्ट्रक्शन कर देंगे। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको कंस्ट्रक्शन कर देंगे, इसमें करेंगे कि कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। चलिए डी हम लोग उल्टा मान लेते हैं, हमारे पास दिया गया है कि डी पैरेलल बीसी है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करना है तो हम एक बार मान लेते हैं, इस चीज को गलत ले लेते हैं कि चलो डी पैरेलल बीसी नहीं है, हमारा डी पैरेलल बीसी नहीं है तो कुछ कोई भी तो लाइन क्या होगा, पैरेलल होगा। तो यहाँ से हम यहाँ से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं यहाँ पे कि चलो डी पैरेलल नहीं है बीसी के, हम मान लेते हैं डी एफ पैरेलल है बीसी के। हमने क्या किया कि इस चीज को गलत लेके चल रहे हैं, डी पैरेलल नहीं है बीसी के, डी एफ पैरेलल है बीसी के। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हम लोग लिखने का तरीका देखिए, पहले हम लोग क्या लिखेंगे, उपपत्ति में, प्रूफ में। ठीक है, उपपत्ति में हम लोग क्या लिखेंगे, उपपत्ति। ठीक है, यानी कि प्रूफ में लिखेंगे कि मान ले कि डी पैरेलल नहीं है बीसी के। ठीक है, डी पैरेलल नहीं है बीसी के, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग डी जो है डीएफ, यहाँ से हम लोग मानेंगे कि डीएफ पैरेलल है किसके, डीएफ पैरेलल है बीसी के, यहाँ पे डीएफ पैरेलल है बीसी के। ठीक है, डीएफ क्या है, पैरेलल है बीसी के। मान ले कि यहाँ पे ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, यदि संभव हो तो मान ले। ठीक है, संभव हो तो मान ले कि, संभव हो तो मान ले कि डीई पैरेलल नहीं है बीसी के। ठीक है, पैरेलल नहीं है बीसी के, तो अब हम लोग क्या मानेंगे, हम लोग ये डी जब पैरेलल नहीं है बीसी के तो डी पैरेलल होगा बीसी के। ठीक है, हम लोग गलत चीज को सही मान के चल रहे हैं, लेकिन एक ऐसा सिचुएशन आएगा कि वो क्या होगा, आप सीधे सीधे बोलोगे ना कि डी पैरेलल बीसी नहीं है, लेकिन दिख तो रहा है बीसी नहीं है, लेकिन हमें प्रूफ करके बताना है। ठीक है, मैथमेटिकली प्रूफ चाहिए। ठीक है, किसी भी चीज को सिद्ध करना है कि ये क्यों डी पैरेलल नहीं है बीसी के, तो हमें क्या करना होगा, प्रूफ देना होगा। अब ये तो पैरेलल है, डी पैरेलल है बीसी के, लेकिन प्रूफ करके दिखाना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग मान लिए कि डी पैरेलल बीसी नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगा रहे हैं, अजम्पशन कर रहे हैं, यानी कि मान के चल रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं कि डी पैरेलल बीसी नहीं है। ठीक है, तो कौन सा पैरेलल होगा, तो हम लोग लिखेंगे डी
हम लोग लिखेंगे कि डी ए पैरेलल है बीसी के, ठीक है। जब डी ए पैरेलल बीसी है तो हम लोग जानते हैं समानुपातिकता, आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय क्या कहता है, जब डी ए पैरेलल है किसके, बीसी के, तो एफ बाई एफ सी हो जाएगा, एडी बाई डी भी हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, हम लोग लिखेंगे कि एफ बाई यहाँ पे एडी बाई डी बी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई ई सी, ठीक है। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं और इसको जो दिया गया है ना, जो दिया गया है इसको हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 मानेंगे, समीकरण फर्स्ट मानेंगे, ठीक है। हमें सिद्ध करना था ना, तो यहाँ पे समीकरण 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं और यहाँ पे लिख लेते हैं कि सिद्ध करना है, ठीक है। सिद्ध करना है कि बीई जो पैरेलल होगा, नहीं डी जो पैरेलल होगा वो बीसी के होगा, ठीक है, सिद्ध करना है। और यहाँ पे हमारे पास ये चीजें दी गई है, ठीक है, ये चीजें हमारे पास दी गई है और सिद्ध करना है डी पैरेलल बीसी है, तो ठीक है। यहाँ से हमको क्या माने, समीकरण 1 और समीकरण 2, एडी बाई डीवी इक्वल टू ए बाई सी और एडी बाई डीवी इक्वल टू एफ बाई ए सी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग इतना तो लिख लिए कि उत्पत्ति में जैसे आप कंस्ट्रक्शन करना होता है ना, तो आप थ्योरम्स लिखिए, यहाँ पे थ्योरम्स लिखिए, प्रूफ में लिखिए, या आप कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। जैसे कंस्ट्रक्शन किए ना डी ए, तो आप थ्योरम्स में लिख लीजिए, या आप क्या कीजिए कि इसको कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए, जो अपने से बनाते हैं उसको कंस्ट्रक्शन में लिखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास समीकरण 2 बन गया, यहाँ पे लिखेंगे थेल्स थ्योरम से, ठीक है, थेल्स प्रमेय से, ठीक है। तो थेल्स प्रमेय से हम लोग देख लिए। अब देखिए, अब हमको क्या करना है कि हम लोग देख रहे हैं एडी बाई डी बी बराबर है एफ बाई ई सी के, और यहाँ पे एडी बाई डी बी बराबर है ए बाई ई सी के, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से, ठीक है, समीकरण 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से देखिए एडी बाई डी बी बराबर है ए बाई ई सी के और एडी बाई डी बी बराबर है एफ बाई ए सी के। तो क्या यहाँ से ए बाई ई सी बराबर नहीं हो सकता है एफ बाई ई सी के, ठीक है, एफ बाई ई सी के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। यहाँ पे बराबर होगा जब एडी बाई डी बी बराबर है ए बाई ई सी के और एडी बाई डी बी बराबर है एफ बाई ई सी के, तो ए बाई ई सी इज इक्वल टू हो सकता है ना एफ बाई ई सी, बिल्कुल हो सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से हम लोग लिखेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, एडी बाई डी बी, ये तो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, ए बाई ई सी इज इक्वल टू एफ बाई ए सी, ए बाई ई सी इज इक्वल टू हो जाएगा, ए बाई ई सी इज इक्वल टू हो जाएगा एफ बाई ई सी, ठीक है। यानी कि ए बाई ई सी आ गया और एफ बाई ई सी आ गया, यानी कि ए बाई ई सी और एफ बाई ई सी इज इक्वल टू में आ गया, ठीक है, इज इक्वल टू में आ गया। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये हमारे पास थोड़ा सा बड़ा है अज्यूम करने के लिए कि एफ और एफ सी बराबर है ए बाई ई सी के, ठीक है। तो पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, छोटा बनाएंगे, और छोटा बनाने के लिए क्या करते हैं कि दोनों तरफ 1 जोड़ देंगे तो अपने आप ये चीज छोटा हो जाता है, ठीक है। जैसे देखिए बोल रहा है कि यहाँ पे अगर दोनों पक्षों में लिखेंगे, दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पर अगर हमें छोटा करना है, तो आपसे पूछा जाए कि छोटे चीजों पे सोचना आसान होता है कि बड़े चीजों पे, तो आप बोलेंगे कि बड़े चीजें तो हमें, बहुत बड़ी चीजें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब कठिनाइयाँ होती है, लेकिन छोटी चीजों पे सोचना बहुत आसान होता है। तो इसको हम लोग छोटा करेंगे, ठीक है। जैसे ए बाई ई सी आ रहा है, एफ बाई ई सी आ रहा है, तो कुछ हमारे पास ऐसा आ जाता कि एफ सी इज इक्वल टू ई सी आ जाए, यही ना आ रहा है, एफ बाई क्या आ रहा है, एफ सी आ रहा है, एफ बाई देखिए एफ बाई ई सी आ रहा है इज इक्वल टू में आ रहा है ए बाई ई सी, ठीक है। तो इसी लाइन को दर्शा रहा है, इसको कंबाइन कर दिया जाए तो ए सी बन जाएगा, इसको भी कंबाइन कर दिया जाए तो ए सी बन जाएगा, ठीक है। तो इससे छोटा थोड़ा सा अगर हम छोटा ले लें, इन चीजों को छोटा ले ले, एफ बाई देखिए ए बाई ई सी ना लेकर, ए बाई ई सी ना लिखकर एफ बाई ई सी लिखें, ए बाई ई सी मतलब इनको ए बाई ई सी इज इक्वल टू एफ बाई ई सी ना लिखकर अगर हम ऐसे लिखें कि यहाँ पे, यह ऐसे लिखें
कि हमारे पास क्या EC इज इक्वल टू आ जाए FC, तो यहाँ पे छोटा हो गया ना, इससे बात वही है। EC देखिए EC इज इक्वल टू FC बराबर है, बात वही बोल रहा है, A बाई EC, देखिए A बाई EC और AF बाई EC दोनों ये एक ही काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दोनों पक्षों में 1 जोड़ने पे, ठीक है, 1 जोड़ने पर, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, A प्लस 1 बट्टा में हम लोग कर देंगे EC, ठीक है, और इधर भी इज इक्वल टू में AF बाई EC प्लस में 1, ठीक है। अब क्या होगा कि EC हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से EC कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा A, और प्लस में क्या हो जाएगा, EC से भाग देंगे तो EC, ठीक है। AE और EC, देखिए AE और EC आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे AF बाई FC है, ठीक है, AF बाई FC है, यहाँ पे देखिए AF बाई FC होगा ना, सॉरी AF बाई FC होगा, AF बाई FC होगा आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से, ठीक है। तो AF बाई FC, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि FC इज इक्वल टू हो जाएगा, FC से FC कैंसिल हो जाएगा, तो AF बच जाएगा प्लस में FC, ठीक है। तो अब देखिए AE प्लस EC बन जा रहा है AC, तो हम लोग लिख लेंगे AC बाई EC, ठीक है। और ये AF प्लस FC ये भी बन जा रहा है, क्या बन रहा है, A भी AC बन जा रहा है बट्टा में FC, ठीक है। तो FC से AC कट गया, क्या बच गया हमारे पास, क्या बच गया, EC इज इक्वल टू FC, ठीक है। EC इज इक्वल टू, यानी कि EC इज इक्वल टू FC आ गया। अब देखिए कि क्या ये दोनों EC इज इक्वल टू FC बराबर है, ठीक है। यहाँ पर अज्यूम कीजिए कोई लाइन है, AB कोई लाइन है, ठीक है, और यहाँ पे कोई E बराबर होता है EC के, ठीक है, A बराबर होता है EC के, तो यहाँ पे देखिए AC और बीच में क्या है E, सवाल यहाँ पे दिया गया है E पॉइंट, तो E पॉइंट सवाल के जो दिया गया ना उसको हम लोग नहीं हटाएंगे, ठीक है, जो माने है उसी को हम लोग यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। तो EC बराबर होगा